मार्क्स का क्रिटिसिज्म यह है कि पैदाकार करने वाले और पैदाकार के बारे में फैसला करने वालों में तफरीक है। तो सवाल यह है कि क्या ये तफरीक यूएसएसआर में खत्म की गई या कर पाए? इस सवाल के जवाब के अंदर ही हमारी पोस्ट रेवोल्यूशनरी और 20वीं सदी के एक्सपेरिमेंट से जो हमने सीखना है उसका जवाब मौजूद है। अब आते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ। वैसे तो ये एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है और इसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी बहुत जो लोग हिस्टोरिकल इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो एग्जैक्टली वही है जो अयाज बयान कर चुके हैं कि वॉर कम्युनिज्म के दौरान आपको अपना जो बहुत बड़ा एलाय था पेजेंट्री, बदकिस्मती से आपको उसके साथ एक खास किस्म का रवैया रखना पड़ा मजबूरी के तहत। कोई अय्याशी का क्वेश्चन नहीं था, ये एक मजबूरी का सवाल था। अब आप ये और आपकी डेवस्टेशन इतनी हो चुकी है कि आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे अयाज ने कहा ना कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट किसी चीज के ऊपर होगी ना, आप पत्थरों के ऊपर सोशलिज्म तो नहीं बिल्ड कर सकते। आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही तबाह हो चुके हैं, आपकी इंडस्ट्री खत्म, एग्रीकल्चर खत्म, कंस्ट्रक्शन खत्म, सर्विस इंडस्ट्री खत्म। तो अब आपने कैसे जो है दोबारा से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कायम करने हैं, पैदावारी निज़ाम कैसे से दोबारा से इसका पहिया चलाना है। तो उसके लिए ये जरूरी था कि ऑन द वन हैंड पेजेंट्स को वापस शामिल किया जाए, प्राइवेट इंटरेस्ट को, मार्केट को रीइंट्रोड्यूस करना। बाय द वे एक और यहाँ पर एक थ्योरेटिकल बात मैं दोस्तों से कर चुका हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉपर्टी क्या स्टेट के हाथ में होना या प्राइवेट हाथ में होना, मेन चीज सरप्लस है। दूसरी बात कि मार्केट के जरिए हो रहा है या सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू हो रहा है, ये पेरिफेरल, ये सुपरफिशियल चीजें हैं। यूएस की जो, यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी, लेकिन कोई दुनिया में ये नहीं कहता कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। प्राइसेस वॉशिंगटन डीसी में सेट होती थी, आपके अंडरवेयर की कीमत क्या होगी ये वॉशिंगटन डीसी में सेंट्रली डिसाइड होता था। सेंट्रली प्लान्ड प्राइसेस एंड आउटपुट थी। नंबर 2, हमारे जहन में ये कंसेप्शन बन चुका है, लेफ्ट के लोगों में भी बदकिस्मती से और राइट में तो है ही यही, कि भाई सोशलिज्म एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हर चीज जो है वो रियासत करेगी। कि आपके घर की अगर टूटी खराब हो गई है तो वो भी आके जो है वो एक ब्यूरोक्रेट कम्युनिस्ट पार्टी का आपके आगे आके ठीक करेगा। ये एक बिल्कुल रिडिक्यूलस आइडिया है। पॉइंट जो है वो ये नहीं है कि स्टेट कर रही है या प्राइवेट, पॉइंट ये है कि क्या जो वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वर्कर्स जो पैदावार करते हैं, क्या वो उसके बारे में खुद फैसला करते हैं या नहीं, उसके प्रॉफिट्स के बारे में। चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट कर रहा हो या कोई प्राइवेट कैपिटलिस्ट कर रहा हो, ये दोनों कैपिटलिज्म की फॉर्म्स हैं। इसके लिए जो एडजेक्टिव यूज करना है वो है प्राइवेट वर्सेस स्टेट। एक प्राइवेट कैपिटलिज्म है जिसमें मियां मंशा, मलिक रियाज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स वो अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं सरप्लस की। एक स्टेट कैपिटलिज्म है जिसमें रियासत के इदारे या ब्यूरोक्रेट्स उस सरप्लस के बारे में फैसला कर रहे हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लेनिन ने कोशिश की कि एक टेम्पररी अरेंजमेंट, अगेन ही कीप्स रिफरिंग टू दिस एज अ टेम्पररी अरेंजमेंट, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेनिन के वर्ल्ड में कोई परमानेंट सोल्यूशंस नहीं है, सिचुएशन के मुताबिक आपने एडवांस करना है, टैक्टिक्स हैं जिनके जरिए आपने स्ट्रेटजी को अचीव करना है। तो वो उसके अंदर उन्होंने ऑन द वन हैंड पेजेंट्री को कई कंसेशंस किए, न्यूमरस मार्केट मैकेनिज्म वगैरह वगैरह। उसके अलावा कई टेक्नोक्रेट्स को, ऐसे लोग जो कि टेक्निकल फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, हजारों किस्म की टेक्निकल एक्सपर्टीज रखने वाले लोग हैं, उनको जो है टेम्पररीली रियासत के ढांचे में शामिल किया गया। हाँ, और इसकी वजह से आप जानते ही हैं कि लेनिन ने ये जिक्र भी इसका कई दफा किया कि बड़े सारे ऐसे लोग जिनको वो कहता है करियरिस्ट, जो करियरिस्ट सेक्शंस हैं जो कि बेसिकली सोशलिज्म को एक करियर के तौर पे ट्रीट करते हैं। और बदकिस्मती आप इसकी सोवियत यूनियन की आगे की, लेनिन के इंतकाल के बाद की भी हिस्ट्री देखें लीडिंग अप टू 1991, इसमें भी मैं आपको बड़े जबरदस्त स्टेटिस्टिक्स दे सकता हूँ कि 80s के अंदर एक सर्वे हुआ। जरा ये सर्वे का जरा आप सुने, इससे आपको पता चलेगा कि जो डिफीट की रीजन क्या है इवेंचुअली। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट लेनिन डिड, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट लेनिन सेड बट नेवर वाज डन या नहीं कर पाए, जो भी रीजंस हैं इसमें वो एक अलग डिबेट है। लेकिन 80s में एक सर्वे हुआ जिसमें एक इदारे ने, एक रिसर्चर ने एक सवाल पूछा, एक क्वेश्चनर पूछा। वही क्वेश्चनर आम लोगों से पूछा गया और वही क्वेश्चनर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पूछा गया 1980s में। उस सर्वे में सवाल ये था कि आप यूएसएसआर का फ्यूचर किस तरह की मैशत में देखते हैं। डेविड कॉट्स एक बहुत बड़े एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन है यूएसएसआर के, उन्होंने इसको बड़ी जबरदस्त इसके ऊपर रिसर्च करके इसको उनकी किताब में ये मौजूद है। सर्वे में सवाल है कि जी आप क्या इसका फ्यूचर देखते हैं,
अवाम के 90% लोगों ने ये कहा कि हम ऐसा निजाम देखते हैं जिसके अंदर कोऑपरेटिव्स हों या इस किस्म की सोशलिज्म हो जिसमें हमारा भी एक शेयर हो, हम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ना डिसाइड कर रही हो कि जी कितने आम बनेंगे और कितने टूथपेस्ट बनेंगे और कितने टीवी बनेंगे। हाँ, हम लोग जिस तरह हम बाकी अपने मसाइल जमहूरी तरीके से हल करते हैं, डेमोक्रेसी के जरिए करते हैं, उसी तरह हम मईशत के अंदर भी ये खुद डेमोक्रेटिकली डिसाइड करें कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। अगेन, अवाम के 90% में। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जब ये सर्वे हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ने कहा कि हमें प्राइवेट कैपिटलिज्म चाहिए। जरा आयरनी ऑफ हिस्ट्री देखें कि वो पार्टी जो कि कट मर गई थी सोशलिज्म के लिए, उस पार्टी के अंदर करियरिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने अब बहुत वेल्थ कमा ली है, अब हमने प्राइवेट कैपिटलिज्म की रेस्टोरेशन करनी है। तो ये हमारे नैरेटिव्स में जो हम किसी एक बंदे को ब्लेम कर दो, गोर्बाचोव बड़ा कमीना था वगैरह, ये बड़ा बुरा था, ये इंडिविजुअल्स का मसला नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। एंड इट्स द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन नेशनलाइजेशन एंड कोऑपरेटिव्स। ये सेंट्रल प्रॉब्लम है। अगर किसी को शक है तो ये 2 रीडिंग्स मैं उनको कहूंगा, एक दफा नहीं 2 दफा पढ़ें, लेफ्ट विंग चाइल्डिशनेस एंड ऑन कोऑपरेशन 1923, और उसमें आपके सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। जी अयाज, आपकी तरफ आऊंगा। ये शाहराम ने जो बात की एनईपी पे, और आप उसमें क्या करना चाहेंगे इसको? देखिए, एनईपी जिस तहरीर की शाहराम ने बात की, लेफ्ट विंग चाइल्डिशनेस, वो बहुत अहम तहरीर है, क्योंकि उसमें वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात कर रहा है, वो फॉरेन पॉलिसी पे भी बात कर रहा है, वो होम पॉलिसी पे भी बात कर रहा है। और जो एक चीज़ जिस तरह शाहराम ने इशारा भी किया, और मैं इसको एम्फसाइज करना चाहूँगा क्योंकि ये नेप से जाके फिर बात मिलती है, वो ये कि लेनिन स्टेट कैपिटलिज्म में भी डिफरेंशिएट करता है। वो कहता है कि एक स्टेट कैपिटलिज्म है जिस वक्त जर्मनी में है जंकर मिलिट्री इंपीरियल कास्ट की, इंपीरियलिस्ट कास्ट की, उसको वो जात कहता है, कास्ट कहता है, जंकर जो एक तबका था जर्मनी का। दूसरी तरफ कहता है एक स्टेट कैपिटलिज्म है जो इस वक्त रूस में राइज है, जो सोवियत यूनियन में राइज है। कहता है फॉर्मल सिमिलैरिटी है इनमें, सब्सटेंटिव नहीं है। सब्सटेंटिव क्यों नहीं है? कि क्योंकि जिस रियासत के जरिए स्टेट कैपिटलिज्म हो रही है और उसकी तबकाती बेसिस है, वो जमीन आसमान का फर्क है। और क्योंकि जिस रियासत में ये वाली स्टेट कैपिटलिज्म हो रही है वो एक मेहनतकश तबके की बुनियाद पर, मेहनतकश तबके की रियासत है, इसलिए ये मुमकिन है, और ये एन मुमकिन है। और हमारा इरादा ये है कि इस स्टेट कैपिटलिज्म को हम आगे जाकर सोशलिज्म और कोऑपरेटिव्स और एक मुख्तलिफ समाज, एक नई तर्ज पर समाज को बनाने की बुनियाद बनाएंगे। तो अगेन देयर इज, जो कि शाहराम ने अमेरिका वाले एग्जांपल से बात की, लेनिन अपनी तहरीर में कह रहा है कि देयर इज स्टेट कैपिटलिज्म एंड देयर इज स्टेट कैपिटलिज्म, राइट? फॉर्म और कंटेंट, इन चीजों को दोनों को साथ लेके चलना। अच्छा, अब तो इससे बात आ जाती है, अगेन मुद्दा वहां पे मुड़कर आता है कि भाई जो समाज, जो रियासत खड़ी है, उसकी जो समाजी बेसिस और तबकाती बुनियादें क्या है, समाजी बुनियादें क्या है। इसमें कि जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि नेप जो है वो एक लेवल पे कंसेशन है, कि भाई हमने पेजेंट्री को कंसेशन दी कि आप एक लेवल पे प्राइवेट कैपिटलिज्म के जरिए आप अपनी जो है ना वो एक्यूमुलेशन करें एक लिमिटेड लेवल पर, जिसके ऊपर फिर ऑफकोर्स एक पूरा तबका पैदा हुआ जिसको नेप मैन कहा जाता था, कि जिन्होंने नेप के जरिए, कुछ करप्शन के जरिए, कुछ एक्यूमुलेशन के जरिए अपनी दौलतें बनाई। इस पर अगर लोग इंटरेस्टेड हैं, और इससे ऑफकोर्स ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोसेस था नहीं, इसी एक सोशल, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल प्रोसेस था। इस पर बड़ा खूबसूरत नॉवल है अलेक्जेंड्रा कोलंटाई का, कोलंटाई जो कि एक बड़ी मशहूर इनकलाबी थी, और शी वाज द ओनली वुमन आई थिंक जब इनकलाब हुआ था जो कि पीपल्स कमिसरिएट में भी थी, जो कि इनकलाब के बाद जो कैबिनेट बनती है। उनका एक नॉवल है द लव ऑफ वर्कर बीज। तो उसके बारे में आप जाके पढ़ें तो वो बताती है कि नेप के दौरान क्या तब्दीलियां आ रही हैं सोवियत यूनियन में। और आमतौर पर अगेन समझ आता है कि जी ये कोई ऐसा समाज था जिसमें तमाम क्रिएटिविटी खत्म हो गई थी, तमाम इनोवेशन खत्म हो गई थी। तो उसमें वो बताती है कि मसाइल क्या थे नेप के, और उससे जो मिसगिविंग्स पैदा हो रही थी, जो शक व शुबात पैदा हो रहे थे, क्योंकि भाई एक तबका पैदा हो रहा है जिसके ऊपर पैसा आ रहा है, जिसके बाद एक्यूमुलेट कर रहा है, लेकिन एक उम्मीद का, एक इनोवेशन का भी जो है ना एक स्पिरिट था। और लव ऑफ वर्कर बीज में वो बात करती है किस तरह मर्द औरत के रिश्ते तब्दील हुए सोवियत यूनियन में इनकलाब के बाद, किस तरह आर्ट के रिश्ते तब्दील हुए, जिस किस्म का आर्ट उस जमाने में पैदा हुआ सोवियत यूनियन में, उस तरह की एफरवेसेंस एकदम से क्रिएटिविटी और आर्ट की आपको, मुझे नहीं लगता तारीख की किसी भी दौर में मिलती है जो उन चंद सालों में आपको मिलती है। ठीक, अच्छा, अब जो कंसेशन की बात हो रही थी, तो बात है कि एक इकोनॉमिक लेवल पे कंसेशन था,
ठीक, लेकिन बुनियादी जो सवाल था वो एक सियासी सवाल भी था। सियासी सवाल वही था कि भाई पेजेंट्री को किस तरह साथ लेकर चलना है और किस तरह एक जो जो मेहनतकश तबके की रियासत जो अभी हवा में मुअल्लक है, जो डिक्टेटरशिप इन दी वॉइड है, इसको किस तरह भरा जाए, इसको किस तरह सब्सटेंटिव बनाया जाए, इसकी सामाजिक बुनियादें किस तरह वापस बनाई जाए। और इसमें इसमें फिर जो है ना वो फिर बात करता है कि भाई नेप जो है इज नॉट सिंपली एन इकोनॉमिक पॉलिसी। वो कहता है ये कल्चरल रेवोल्यूशन है। कल्चरल रेवोल्यूशन की इस्तेलाह इस्तेमाल करता है लेनिन। और कल्चरल रेवोल्यूशन क्यों है? क्योंकि हम जो है वो एक एक ऐसा समाजी गिरोह, एक ऐसी समाजी अलायंस बना रहे हैं जो कि बुनियाद बनेगा बाद में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी की, एक नए तर्ज के समाज की। यानी कि हमारा हमारा काम महज सिर्फ ये नहीं है कि हम पैदावार को बढ़ा दें, बल्कि हम लोगों के शऊर और लोगों के शऊर को महज प्रोपागेंडा नहीं, लोगों के शऊर को अमल से बढ़ा रहे हैं। राइट, अमल क्या? जिस अमल में हम ला रहे हैं, जो हम हेजेमोनिक अपैरेटसेस बना रहे हैं, जिसमें हम मेहनतकश तबके को जोड़ रहे हैं पेजेंट्री के साथ, जिसमें मेहनतकश तबका अपने अपने मफादात की एक लेवल पे कंसेशन दे रहा है पेजेंट्री को। राइट, कंसेशन है ना पेजेंट्री के लिए नेप, जो थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म रिस्टोर हुआ, वो कंसेशन है। वो कंसेशन क्यों दे रहा है? क्योंकि एक लीडिंग तबका है जो कि बाद में ग्रामशी हेजेमनी की थ्योरी के तौर पर थ्योराइज करते हैं कि एक लीडिंग तबका है, एक 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 आगे जो गिरोह है वो अपने से जो पीछे, अपने जो नीचे गिरोह हैं, जो उनको वो अपना अपना साथी इत्यादि समझता है, उनको साथ जोड़ने के लिए उनको कंसेशंस दे। राइट, दैट इज हाउ आप, जिसको फिर बाद में हेजेमनी कहा जाता है, इंटीग्रल स्टेट कहा जाता है, उसको बहुत सारे लोग इन्वोलुक्रो ऑफ द इंटीग्रल स्टेट कहते हैं, पीटर थॉमस के। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट जो है वो डिक्टेटरशिप नहीं है। वो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट क्या है कि वो अमूमी तौर पर तमाम समाज की जो पिसे हुए और महकूम तबकात हैं, उनकी एक लेवल पर अपनी समाजी जारादारी, और वो समाजी जारादारी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, वो कल्चरल है, वो सोशल है, वो आइडियोलॉजिकल है। इसलिए नेप जो है, जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो महज एक रिट्रीट नहीं है, वो एक लेवल पे एक नई तर्ज की रियासत, नई तर्ज के समाजी अलायंस तस्वुर करना और उनको अपनी जमा पहनाने का एक 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 जरिया है, एक तरीका है। ठीक, जिसको फिर कल्चरल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसको फिर हिजेमनी भी कहा जाता है। और ये बात बहुत बहुत अहम है कि हिजेमनी की जब बात है, और हिजेमनी की लफ्ज जो है वो लेनिन भी इस्तेमाल करता है और रशियन डिबेट्स में है कि हिजेमनी अगेन सिर्फ कल्चरल नहीं है, इसके अपैरेटसेस हैं, ये इकोनॉमिक भी है, ये सोशल भी है, ये पॉलिटिकल भी है, ये कल्चरल भी है। ये एक महज ये मुकम्मल तौर पर एक वेल्ट एंड शॉप है, एक 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 तसव्वुर जिंदगी, एक तसव्वुर हयात है। ठीक, अच्छा, अब नेप जो एक लेवल पे कंसेशन भी है और फॉरवर्ड भी है, एक लेवल पे एक रिट्रीट भी है, लेकिन एक लेवल पे एक नई तर्ज की सियासत और एक नई तर्ज के समाजी अलायंस का तस्वुर और उसका अमल भी है। इसकी कलीदी जुड़त है, जाकर बनती है यूनाइटेड फ्रंट की पॉलिसी। ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट क्या है? अगेन आप याद रखें कि जिस तरह के हमने बात शुरू की थी कि इनकलाब के बाद नेप और ये वॉर कम्युनिज्म और ये सब एक लेवल पे एक डिफीट के बाद या एक रिट्रीट के दौर में जो है ना ये तमाम पॉलिसियां सामने आ रही हैं। कि इनकलाब के बाद तो फौरन वो था, एक उम्मीद थी कि भाई अब इनकलाब वेस्टर्न यूरोप में आ जाएगा और कम्युनिज्म ही कम्युनिज्म, दैट इज द फ्यूचर। राइट, जब वो नहीं हुआ, जब वॉर कम्युनिज्म आई, सिविल वॉर हुई, चढ़ाई हो गई एंड सो ऑन, और बहुत सारी जगहों पर इनकलाब फेल हुआ, उसको खून में डुबोया गया, तो एक रिट्रीट का मौका आता है। ठीक, उसमें रशिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या पॉलिसी आती है? नेप, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। और जो कि अगेन मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, ये एक रिट्रीट नहीं है, ये कंसेशन है, एक स्टेप पीछे लिया है 2 स्टेप आगे जाने के लिए, एक नया समाज, एक नए समाजी इत्तेहाद और एक नई रियासत बनाने के लिए, जिसमें मेहनतकश तबके की अपनी जारादारी। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ये बात बहुत अहम है समझना इस वक्त। 1921 और 1921 में नेप आता है, 10वीं कांग्रेस सोवियत यूनियन पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन की। ठीक, 1921 में थर्ड कांग्रेस होती है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की। उधर एक पॉलिसी प्रपोज होती है और जो 1922 में कंक्रेटाइज होती है, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड फ्रंट। अच्छा, अब इसमें आलमी तनाजुर क्या है? आप याद रखें कि वेस्टर्न यूरोप में इनकलाब फेल होता है तो क्या चीज उभरती है? फाशिज्म। ठीक, वॉल्टर बेंजामिन बाद में कहते हैं कि एवरी फैशिज्म इज हेरल्डेड बाय अ फेल्ड रेवोल्यूशन। राइट, और यही होता है। जर्मनी में इनकलाब को डुबोया जाता है तो वो फ्राई कॉर्प्स डुबोते हैं। जो रोजा को मारते हैं वो वही लोग हैं जो बाद में जाके, जिनको फ्राई कॉर्प्स कहा जाता है, जो कि जर्मनी, जो नाजी पार्टी की मिलिशिया जाके बनते हैं।
1922 में मुसोलिनी जो है वो मार्च ऑन रोम करते हैं इटली में, उस मशहूर मार्च ऑन रोम है, जिसके बाद फिर फाशिस्ट जो है वो फॉर्मली बाज़ाब्ता तौर पर पावर में आने की पोजीशन में ऑलमोस्ट आ जाते हैं इटली में। अब एक लेवल पर ये एक बहुत ही फिरोशस किस्म का जो है रिएक्शन आ रहा है, बहुत ही फुस्तायत वाला और बहुत ही ज्यादा रुजत पसंद कुव्वतें मिल गई हैं, मोनार्किस्ट, पिटी बुर्जुआ और इस तरह और फौज से जो डीमोबिलाइज्ड लोग हैं वो मिल गए, और मेहनतकश तबके को और जो कम्युनिस्ट इनकलाब उनके लिए सबसे अव्वलीन उनका दुश्मन है। ठीक, उसमें फिर क्या होता है कि लेनिन रियलाइज करता है कि भाई अभी जो है वो एक लेवल पे हमें एक डिफेंसिव पोजीशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इनकलाब फेल हो गए या फिर या होते होते रुक गए, जो भी आप उसको कहें, और अभी हम उस पोजीशन में नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने बलबूते पर इनकलाब कर देंगी, राइट। तो लेनिन और जो बाकी इसमें बहुत सारी डिबेट है, वो कहते हैं कि भाई अब हमें क्या करना है, अब हमें मेहनतकश तबके की जो तमाम पार्टियां उनके साथ जुड़कर काम करना पड़ेगा। यानी कि इवन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां जो हैं, जो कि आप याद रखें कि वक्त ब वक्त हर कदम पर जो है वो बिट्रे कर चुकी हैं कम्युनिस्टों को, राइट। फिनलैंड में, जर्मनी में, इटली में, हमें इनके साथ सेक्टेरियन एटीट्यूड की बजाय हमें इनके साथ एक नए लेवल पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें मेहनतकश तबका, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टियां बन गई हैं पूरे यूरोप में, अलग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशलिस्ट पार्टियों, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियों से, लेकिन अभी भी जो मेहनतकश तबका है उसकी बहुत सारी जो उसकी अक्सरियत या उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट पार्टी के साथ है। इसलिए हमें तमाम मेहनतकश तबके का यूनाइटेड फ्रंट बनाना पड़ेगा, इसको यूनाइटेड फ्रंट कहते हैं, जिसमें हमें कम्युनिस्टों को अब ये नहीं कि जम हो जाएंगे जाके सोशलिस्ट पार्टियों के साथ या लेफ्ट की दूसरी पार्टियों के साथ, अपनी एक इंडिपेंडेंस रखते हुए उनके साथ एक अग्रीमेंट करनी पड़ेगी कि हमें ये जो ऊपरी जो बालादस्त तबकात हैं, इनका जो एक फिरोशस रिएक्शन आ रहा है, इनका जो बहुत ही खौफनाक शक्ल में जो इनका रद्द अमल आ रहा है फाशिज्म की शक्ल में, उसको रोकने के लिए हमें यूनाइटेड फ्रंट बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें ट्रांजिशनल प्रोग्राम चाहिए होंगे, जिसको लेनिन और कॉमिंटर्न कहते हैं वर्कर्स गवर्नमेंट, और इटली में उसको फिर वर्कर्स एंड पेजेंट्स गवर्नमेंट के तौर पर कहा जाता है। ये 1922 में फोर्थ कांग्रेस जो होती है कॉमिंटर्न की, उसमें ये थीसिस ऑन यूनाइटेड फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट को टैक्टिक के तौर पर पेश किया जाता है। अब इसको आमतौर पर इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अलग चीजें समझी जाती है, लेकिन अगर आप देखें तो इनकी लॉजिक एक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी क्या है, आपकी डिफीट के बाद, एक रिट्रीट के बाद, एक बहुत ज्यादा आपको जो नुकसान हुआ है वॉर कम्युनिज्म में, उसमें आपके बाद आपने एक स्टेप बैक लिया टू फॉर्म अ न्यू काइंड ऑफ यूनिटी विद अदर ओप्रेस्ड क्लासेस, एक नई किस्म की एकजहती बनाने के लिए दूसरे महकूम तबका के साथ रूस के अंदर। यहां भी यही हो रहा है यूरोपियन और दुनिया के लेवल पर, कि जब फुस्तायत और फाशिज्म का जोर बढ़ता है तो एक स्टेप पीछे लेकर ये रिकग्नाइज करना कि भाई अभी हमारी फोर्सेस यहाँ पे नहीं है कि हम एकदम से टेक ओवर कर लेंगे पावर, इसलिए हमें लेफ्ट की दूसरी जमातों के साथ कोशिश करनी चाहिए कि हम काम करें, ताकि, और वो कहता है वी हैव टू फॉर्म अ यूनिटी फ्रॉम बिलो, यानी कि जो मेहनतकश तबका जो मुख्तलिफ पार्टियों में इस वक्त बटा हुआ है, इसको हमें जोड़ना यूनाइटेड फ्रंट में। और इस पे बहुत बहसें हुई, यानी कि इतनी बहसें हुई कि इटली की पार्टी में लीडरशिप बदलना पड़ी। इटली की पार्टी के जो उस वक्त हेड थे अमरडेओ बोर्डिगा, वो इस पॉलिसी के खिलाफ थे। बाद में एंटोनियो ग्रामशी, तो मशहूर, जिन पर हम बात करेंगे बाद में, एंटोनियो ग्रामशी जो है वो चौथी कांग्रेस में मौजूद थे यूनाइटेड फ्रंट की, जो मॉस्को में हुई। उस वक्त वो इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदा थे, कॉमिंटर्न। वो फिर जाके इटली में जाकर कोशिश करते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए, लेकिन उस वक्त इटली में बहुत देर हो चुकी थी और फाशिज्म जो है पावर में आ चुकी थी। लेकिन कहने का मतलब ये कि फुस्तायत के दौर में, रद्द इनकलाब के दौर में, फाशिज्म के दौर में एक रियलिस्टिक असेसमेंट और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखाता, नॉन सेक्टेरियनिज्म, कि भाई हम अपनी शनाख्त, ये नहीं कि कम्युनिस्ट जम हो जाएंगे जाके लिबरल पार्टी में, बल्कि लिबरलों को तो बात नहीं, सोशल डेमोक्रेटों की बात होती है, हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में या तरमीम पसंदों में जम हो जाएंगे। नहीं, हम अपने इक़्तिदार, अपनी आज़ादी बरकरार रखते हुए, हमारा अब काम यह है कि तमाम जो मेहनतकश तबकात हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों में बटे हुए, उनका एक यूनाइटेड फ्रंट, एक कॉमन फ्रंट बनाया जाए इस फुस्तायत से लड़ने के लिए। ठीक, इसके लिए अगर हमें एक स्टेप पीछे भी लेना पड़े तो कोई बात नहीं, वही बात नहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाली, कि जो हिजेमनी की थ्योराइजेशन, जो मेहनतकश और महकूम तबकात की आपस की जुड़त और एक नए समाज, एक नई
नई तर्ज सियासत का जो शक्ल हमें मिल रही है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में रूस के सियाक सबाक में, वो एक लेवल पर महज रूस के सियाक सबाक में नहीं, क्योंकि कैपिटलिज्म एक वर्ल्ड कनेक्टेड सिस्टम है, इसकी जो सियासी और माशी अशकाल हैं जुड़ी होती है, इसलिए इसकी ट्रांसलेशन इस पॉलिसी का जो तर्जुमा है एक मुख्तलिफ जबान में, जो कम्युनिस्ट पार्टियों की यूरोप की जबान में, उसको यूनाइटेड फ्रंट फिर कहा गया। तो और उसमें क्या है कि भाई अगेन बात ये कि मेहनतकश तबकात की एक यकजहती बनाई जाए, उनमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए कि भाई ये कम्युनिस्टों का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम इस फुस्तायत से लड़ने के लिए जो एक बहुत ही खौफनाक शक्ल आ रही है, और बाद में उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि हिटलर वगैरह आके क्या करेंगे, लेकिन उस वक्त से ये लोग देख रहे थे, ट्रॉट्स्की, ग्रामशी लिख रहा है, इवन बोर्डिगा लिख रहा है, लेनिन लिख रहा है कि भाई ये क्या चीज आने लगी है, जिस किस्म का रिएक्शन आ रहा है। उसके कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड फ्रंट की पॉलिसी आती है, जो कि एक लेवल पर सिर्फ पॉलिसी और टैक्टिक नहीं, बल्कि इसको एक स्ट्रेटेजी के तौर पर हमें देखना चाहिए किस तरह मेहनतकश तबकात की ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी को जोड़ा जाए। क्योंकि आप याद रखें, जिस तरह लेनिन बार बार कहता है कि रशिया में इनकलाब सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस एक लेवल पे एडवांस था, क्योंकि ना हमारी रशिया माशी तौर पे पीछे था लेकिन सियासी तौर पे एडवांस था। जब सियासी तौर पे एडवांस था तो उसने सियासी तौर पे पावर तो ले ली, लेकिन फिर जो माशी और समाजी और सकाफती जो हिस्से हैं पावर के, वो उनको बिल्ड करने पड़े, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। यहाँ पर मामला अलग है, यहाँ पर जो है वो माशी तौर पर जो है ये सारे ममालिक एडवांस्ड हैं, इटली हो गया बनस्बत रशिया, जर्मनी एंड सो ऑन, लेकिन सियासी तौर पर अभी हम उस जगह पे नहीं पहुंचे कि पावर ले सकें। इसलिए हमें एक ओवरऑल हेजेमनी, एक ओवरऑल मेहनतकश तबके की यकजहती की बात करनी है इस मुस्ताहियत से लड़ने की। और ये यूनाइटेड फ्रंट की पॉलिसी है ना, ये बहुत, और ये जो स्ट्रेटेजी है और इससे जो हेजेमनी की जो एक 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 एक, एक वो निकलती है, सोच निकलती है, एक मेहनतकश और महकूम तबकात की जारादारी और आपस की अलायंस जो सोच निकलती है, हिकमत अमली निकलती है, ये बहुत अहम है आज भी मेरे ख्याल में बाएं बाजू के लिए। मैं इस पर थोड़ा सा रुकूंगा, अगर आप कुछ ऐड करना है तो, फिर मैं इस पर मजीद बात करेंगे यूनाइटेड फ्रंट और इस हवाले से आज की क्या बनती है बात। अच्छा यार, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की मेरे ख्याल में समेट लिया आपने पूरी डिस्कशन को। मेरे ख्याल में ये पीछे जो हमारी इससे पहले प्रोग्राम में डिस्कशन हुई कि लेनिन की लचक पे और उसकी तख्लीकियत पे, उससे भी जुड़ती है कि जैसे आपने बात की कि एक कदम पीछे आना और फिर दोबारा पेशकदमी करना, और लेनिन हर दफ़ा जो है ये करते नजर आते हैं। खासकर जब 1918 में वो ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट होती है जर्मनी के साथ, तो वो भी उधर भी तनकीद आती है लेनिन पर कि आप जो है वो इनकलाब को कुर्बान करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी लेनिन का ये आर्गूमेंट होता है कि अगर कहीं पर जो है किसी फौज पर कोई हमला होता है या कहीं जर्नल जो है उसकी पूरी फौज जो है वो हमले के जद में आती है और वो एक अरसे के लिए, एक वक्त के लिए जो है वो पनाह लेता है और दोबारा जो है वो अपनी फोर्स जमा करता है और दोबारा से आगे जाके हमला करता है, तो ये जो है कोई शिकस्त की अलामत नहीं है, बल्कि ये जो है जो हदफ है उस तक जाने की जो है वो एक और स्ट्रेटेजी है। तो और मेरे ख्याल में मैं जब पढ़ रहा था तो 1917 से पहले के लेनिन की तहरीरें जो हैं वो मुझे ज़ाती तौर पर जो 17 के बाद की तहरीरें जो हैं वो बड़ी दिलचस्प लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है लेनिन जो है वो काफ़ी जो है फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार नजर आते हैं और जो है नए नए मसाइल आते हैं, तो मतलब उस पर जिस तरह वो सोच रहे हैं और जो इनकलाब के बाद की पेचीदगियाँ हैं और जो मुश्किलात हैं उनके साथ जिस तरह से जो है वो जुड़ रहे हैं, और फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी हर मौके पर, मिसाल के तौर पर नैप में मेरे ख्याल में वो नैप की मौके पर मिडिल पेजेंट की तरफ जो है वो एक रुझान आता है, और फिर जो है वो जो पहली कलेक्टिवाइजेशन होती है फार्म्स की, उसमें भी लेनिन जो है वो कई जगह पे ऐसा हो रहा था कि वो ब्यूरोक्रेसी की चीजें हो रही होती है, तो वो उसकी काफी मजम्मत करते हैं काफी जो है लेटर्स उसके मौजूद हैं, और खासकर वो ये कह रहे हैं कि वायलेंस तो चलो सिविल वॉर में किसी तरह से, जो शराम ने पहले बात की कि अगर मारूफी तौर पर आप पर जो मुसलत कर दी जाए तो आपको कुछ करना पड़ेगा, चाहे आपको गला लेने के लिए कुछ करना पड़े या फूड पर कब्जा करने के लिए, लेकिन अगर आप जबर के जरिए से जो है वो पैदावारी रिश्ते तब्दील करना चाहिए तो वो जो है वो जायज बात नहीं। और मेरे ख्याल में ये एक ब्रेक भी है स्टालिन के दौर की जो फोर्स कलेक्टिवाइजेशन हुई है और जो लेनिन से पहले होता रहा, उसमें एक बुनियादी जो है एक तफरीक यहाँ पे मौजूद है। तो शाराम इसी से जो है अगर आगे आते जाएं, जैसे मैंने बात रखी कि और अयाज ने भी रखी कि वो लेनिन ना सिर्फ इकोनॉमिक हवाले से बात करें नैप की, बल्कि वो इसको कल्चरल लेवल पर और सियासी लेवल पर और समाजी लेवल पर बात कर रहे हैं, और खासकर इसके साथ साथ वो फिर आखिर की जितनी तहरीरें हैं उनमें सारों में जो है सेंट्रल थ्रेड जो है वो एजुकेशन का, कल्चर का और ऑर्गेनाइजेशन का
फिर साइंटिफिक प्रोग्रेस का, और फिर वो टेररिज्म की बात भी करते हैं, और तालीम पर जो आखिरी मेरे ख्याल में उनका ऑन एजुकेशन है या क्या आर्टिकल है वो याद, वो जिसमें बेटर फ्यू और वो स्टेट पर इंस्पेक्शन वर्कर्स एंड पेजेंट्स पे। हाँ उसमें वो बात करते हैं कि हमें तालीम के मैदान में जो है कितनी तरक्की हासिल की और कितनी नहीं की। तो आप और खासकर ब्यूरोक्रेसी पर भी वो तनकीद करते नजर आते हैं, कई दफा वो फ्रस्ट्रेशन का निशान शिकार नजर आते हैं। तो इस सारी डिबेट में जो उसने अयाज ने की और जो ये जो बाकी सेंट्रल थ्रेड्स हैं लेनिन की आखिरी दौर की, कुछ इसके हवाले से मजीद अगर कहना चाहे। और फिर कल्चर के हवाले से जो अयाज ने बहुत खूबसूरत और उम्दा किस्म की बात की, इसमें एक फैक्ट दोस्तों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि लेनिन एक कल्चरल जो अपलिफ्टिंग समाज की करना चाह रहे हैं, वो एक मखसूस सोच का और फिक्र का अंदाज, डायलेक्टिकल थिंकिंग का फैलाव समाज में करना चाह रहे हैं। इसमें एक बड़ी एक अननोन सी फैक्ट है, वो ये कि लेनिन ने पावर में आने के बाद सोवियत चेस स्कूल कायम किया। सोवियत यूनियन का आज तक रूस के जो प्लेयर्स हैं वो नंबर 1 चेस प्लेयर्स हैं। उसकी वजह यह है कि एक खास किस्म की चीज आपको डायलेक्टिकल थिंकिंग, मराकेश के अंदर 12वीं सदी के अंदर एक कैलिफेट था जिसका फ्लैग ही पूरा जो है वो उसके ऊपर चेस बोर्ड बना हुआ था। ये सारे जो हैं, चे गुवारा जो हैं, उनका एक ड्रॉ है कैपाब्लांका के खिलाफ जो वर्ल्ड चैंपियन थे। लेनिन जो है वो एक चेस टैक्टिशियन है, और उस चेस के अंदर लेनिन कहते हैं क्या ऐसी चीज है जो कि कल वो चाहते थे कि बच्चों को स्कूल में ये सिखाई जाए। उसकी वजह क्या थी? वो कहते थे कि द बोर्ड पोजीशन डिटरमिन्स योर टैक्टिक्स। ये कोई ख्वाब नहीं आपके हो सकते कि मैं ये एब्स्ट्रैक्ट में कुछ चीजें करना चाह रहा हूँ, नहीं, द पोजीशन ऑन द बोर्ड, जो चीज जो आपकी कंडीशंस हैं वो आपकी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी को डिटरमिन करेंगे। तो लेनिन जो है वो एक टैक्टिशियन पार एक्सेलेंस है, और कल्चरल जो वो तब्दीलियां लाना चाह रहे थे वो उनके एक्शन से, एजुकेशन का जिस तरह आपने कहा, वो करिकुलम के अंदर साइंस लाना चाह रहे थे, आर्ट्स लाना चाह रहे थे, नॉवेल्स की डिटेल्ड स्टडी कराना चाह रहे थे लोगों को, और चेस को आम कराना चाह रहे थे। यही वजह है कि 20वीं सदी में सारी और आज भी सोवियत यूनियन ने चेस को डोमिनेट किया, एथलेटिक्स को डोमिनेट किया, आर्ट को डोमिनेट किया। ये रीजन थी, एक मखसूस डायलेक्टिकल थिंकिंग, एक नया समाज कायम करने के लिए नई थॉट प्रोसेसेस, लोगों का मेटाफिजिक्स और एब्सोल्यूट थॉट्स से, कि वाइट और ब्लैक में सोचना चीजों के बारे में, सिर्फ समाज को बाहर निकालना मकसद था कि वो डायलेक्टिकली रिलेटिविज्म के अंदर सोच सकें कि ट्रूथ्स आर रिलेटिव एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सोच वो आम करना चाह रहे थे। तो बिल्कुल अयाज ने जिस तरह बयान किया वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है कि मईशत तो एक, बल्कि मैं कहूँगा सेकेंडरी एस्पेक्ट है। गोल तो कल्चरल एडवांसमेंट है लोगों की, कि लोगों की सोच और फिक्र जो है वो डायलेक्टिकल थॉट पे कायम की जा सके, जिसमें एब्सोल्यूट्स नहीं है, कोई वाइट या ब्लैक, कोई एब्सोल्यूट सॉल्यूशंस नहीं है। द पोजीशन ऑन द बोर्ड डिटरमिन्स योर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूं, ये जो टैक्टिक्स वाली बात की और सिचुएशन को रीड करने वाली बात की, ये बहुत अहम है, क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट की जो पॉलिसी है, अगेन यूनाइटेड फ्रंट पे हमने जो बात की, ये महज लेनिन या ट्रॉट्स्की या बुखारिन इनके दिमाग ने कोई ऊपर से नहीं, इन्होंने रीड किया, और ये जो जब कमेंटेंट बनाया तो हर जगह से ये इत्तलात आ रही कि भाई जो मेहनतकश तबका है, जो कि अब डिफेंसिव पर है, इनकलाबी कुव्वतें डिफेंसिव पर है, कि मेहनतकश तबके में अभी भी जुड़ने की जो है ना वो एक रुझान है, एक उनमें ख्वाहिश है। और ये भी है कि एक लेवल पर, क्योंकि बहुत सारे अभी भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियों और जो कम्युनिस्ट पार्टियों से थोड़ा राइट पे पार्टी थी उनसे मुंसलिक हैं, तो मेहनतकश तबके में अमूमी तौर पर उस वक्त ये उनकी असेसमेंट थी कि ये एक रुझान है, एक विश है कि जुड़ के काम किया जाए। तो लेनिन ने ये, आप देखिए कि यूनाइटेड फ्रंट की पॉलिसी क्या किया, उसने कहा कि ठीक है, हम जुड़ने को तैयार है, जुड़ने को, जम होने को नहीं, जुड़ने को तैयार है, ताकि उसने ना जुड़ने का ओनस उन पर डाल दिया, रिफॉर्मिस्ट पर डाल दिया, इनको रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है। उसने कहा कि हम अपनी फराख दिली से मेहनतकश तबके को दिखाएंगे कि हम सेक्टेरियन नहीं है, हम तो जुड़ना चाहते हैं, कि हम मिलकर लड़ना चाहते हैं इस फुस्तायत से। ये जो ऊपर क्लास का रिएक्शन आ रहा है मोनार्किकल फोर्सेस के साथ मिलकर और पिटी बुर्जुआ फोर्सेस के साथ मिलकर, जिसको फाशिज्म और फुस्तायत कहा जा रहा है, हम इसको मिलकर लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो हमारे लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि हम मिलकर लड़ें, हम तमाम मेहनतकश तबके की तमाम परतों को, महकूम तबकात की तमाम परतों को जोड़ें। इसलिए उसने टैक्टिकली ब्रिलियंस, आप देखें कि उसने कहा कि यूनाइटेड फ्रंट हम करने को तैयार है, अगर वो नहीं करते तो फिर उन पर थूक, ठीक, फिर हम मेहनतकश तबके को दिखा सकेंगे, डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे अमल में कि देखो हम तो तैयार है, हमने तो कोशिश की, लेकिन वो नहीं तैयार, ताकि हम एक लेवल पे अगेन कन्विंस कर सके मेहनतकश तबके को कि भाई हमारा रास्ता जो है वो सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे श्योर फायर रास्ता।
उसमें ट्रांजिशन प्रोग्राम भी आ जाएगा, उसमें हम स्टेप्स में जाने को भी तैयार हैं, ठीक, लेकिन हमें सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा, अब ये बात और जो कि जिसका नेप से जो ताल्लुक बनता है, जिस तरह शाहराम ने कहा कि भाई एक्चुअली इकोनॉमिक्स उसका हिस्सा है लेकिन इट्स नॉट प्राइमरी। प्राइमेसी जो है वो पॉलिटिक्स पर है, अमल पर है। वो अमल जिसके जरिए महकूम तबकात और मुख्तलिफ महकूम और किसी भी परतों का अमल में उनकी यकजहती बने और उसके जरिए एक नए समाज और एक नई रियासत को अपने बलबूते पर कायम कर सके, जिसको फिर वो नैप और हिजेमनी और ये सब कहा जाता है। यूनाइटेड फ्रंट की जो पॉलिसी है, मेरे ख्याल में इस पर हम खत्म करते हैं कि जो पॉलिसी है या टैक्टिक कहें या स्ट्रेटेजी कहें, ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान में। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ हर जना लेनिन तो बनना चाहता है। हमारे पाकिस्तान में जितने भी लेफ्ट के लीडर हैं, अमूमी तौर पर, मैं अमूमी तौर पे बात करता हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं मजाक भी कर रहा हूँ, लेकिन हर मजाक में सच का अंसर भी होता है और ये बहुत सारे लोग जानते हैं। हमारे यहाँ हर जना लेनिन तो बनना चाहता है, हमारे यहाँ हर जना लेनिन जितना सेक्टेरियन भी होता है, लेकिन लेनिन की ब्रिलियंस नहीं होती, लेनिन की लचक नहीं होती, लेनिन की सिचुएशन की रीडिंग नहीं होती और लेनिन की फराख दिली भी नहीं होती। तो सेक्टेरियन बहुत है, पोलेमिक्स वैसे ही करते हैं, लेकिन जो एक विजन है कि किस तरह जोड़ना है, वसी तर समाजी परतों को अपने साथ जोड़ना है, इजारादारी बनानी है, हिजेमनी बनानी है, वो नहीं है। तो यूनाइटेड फ्रंट को अगर आप देखें, जो कि एक लेवल पे लेनिन की समझे आखिरी वसीयत है, नेप, यूनाइटेड फ्रंट और हिजेमनी लेनिन की आखिरी वसीयत है। जैसे लेनिन का जो आखिरी आर्टिकल जो मैं आपको बता रहे, बेटर फ्यूअर बट फ्यूअर, उसमें जिन सवालात को वो उठा रहा है, सोवियत रियासत की तश्कील, मेहनतकश तबके की रियासत की तश्कील, नेशनल क्वेश्चन और पेजेंट्री और वर्कर की अलायंस, यानी कि जो 3 सवाल हम उठाते रहे, हिजेमनी का जो सवाल है वो उसका सेंट्रल सवाल है उसके मरने दम तक। हम यहां तक कह सकते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट और हिजेमनी लेनिन की आखिरी वसीयत है। दिस इज द लास्ट विल ऑफ लेनिन। ठीक, हमारे यहाँ उल्टा क्या है कि हमारे यहाँ लोगों को जोड़ने के बजाय उल्टा तोड़ने वाली बातें होती है। हमारे यहाँ तमाम तोपों का रुख आप रखें उनके ऊपर जो आपके ऊपर फुस्तायत जो है वो नाजिल कर रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा समाजी परतों, ज्यादा से ज्यादा महकूम तबकात की परतों को साथ जोड़ें, यूनाइटेड फ्रंट बनाए। यूनाइटेड फ्रंट का मतलब नहीं कि आप जम हो जाए, कोई ये नहीं कि एक तो है ना कि पीपल्स पार्टी के साथ जम हो जाओ, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस बात। एक नहीं कि जो मुख्तलिफ मेहनतकश तबके के साथ काम कर रही है, परतें, स्टूडेंट्स के साथ, खवातीन के साथ, मेहनतकशों के साथ, पेजेंट्री के साथ, हमारे यहाँ आमतौर पर तोपे एक दूसरे की तरफ होते हैं, तोपों का रुख दूसरी तरफ होता है। भाई ये सेक्टेरियनिज्म है। आपके मन के अंदर वो तमाम सेक्टेरियनिज्म है जो कि एक लेवल पे हमें लेनिन नजर आती है कुछ कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उसकी कोई ब्रिलियंस नहीं है, उसकी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसकी रीडिंग सिचुएशन, ग्राउंड की, सियाको सबाक की, पस मंजर की, टेरेन की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं। टेरेन की रीडिंग क्या हो, यूनाइटेड फ्रंट की एक स्ट्रेटेजी, मेहनतकश तबके की इजारादारी की स्ट्रेटेजी आज क्या हो कि हमें एक विनर्स मेंटेलिटी चाहिए, हमें बैकफुट में भी विनर्स मेंटेलिटी चाहिए। लेनिन जब नेप में कंसेशन कर रहा है, रिट्रीट कर रहा है, तो उसमें से भी वो नए रास्ते निकाल रहा है। दूर से लग रहा है कि कंसेशन है, कैपिटलिज्म को रिस्टोर कर रहा है, असल में क्या कर रहा है, नई रियासत बना रहा है। हम अगर पीछे जाते हैं, हम अगर रिट्रीट में, आज हम अगर डिफीट की पोजीशन में है लेफ्ट में, पूरी दुनिया में और खासतौर पाकिस्तान में, तो एक तरीका है इन्वोल्यूशन। अपने आप एक दूसरे को ब्लेम करो, तुमने ये गलत कर दिया, तूने ये किया, तूने वो किया। ठीक है, ये गंगा उल्टी बहने वाली बात है। ठीक है, हमारा काम है मेहनतकश तबके में, तमाम पिसे हुए तबकात में, तमाम महकूम परतों में इजारादारी बनाना, इनकी यकजहती बनाना। उसके लिए हमें अपनी आजादाना अमल बरकरार रखना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आइज ऑन द प्राइज। हमें जो है ना, हमें ये समझने की जरूरत है कि भाई हमारा काम बढ़ाना है, काम को काटना नहीं है। हमारे यहाँ तरीका ये है काम करने का कि भाई 40 लोग हैं लेफ्ट में, उनकी 5 पार्टियां हैं, वो 5 पार्टियां बनके जो है वो 6-10 पार्टियां जाती, लेकिन बंदे भाई 40 रहते हैं। मुझे 10 पार्टी बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-10 पार्टियों में जाओ ना, तो 40 को 400 भी बनाओ। ये है यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट की जो बात है वो ये कि ये मसला नहीं है कि 5-10 पार्टियों पर जा रहे हो, मसला जब है कि 40 के 40 में ही रहोगे। हमारे क्या 20 बंदे 5 पार्टी से 6 पे जाते हैं, लेकिन वही 20 सर्कुलेट होते हैं, ना कि 6 पे आप जरूर जाओ। आपको लगता है कि ये काम गलत करा, अपने तरीके से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बाहर की तरफ देखो, आउटवर्ड देखो। ये है मेरे ख्याल में मेरी राय ये है कि आज के दौर में यूनाइटेड फ्रंट, आज के दौर में हिजेमनी, आज के दौर में मेहनतकश तबके की आजादाना अमल, आजादाना क्या कहते हैं कि इजारादारी का तकाजा ये है कि सेक्टेरियनिज्म से निकलकर
जो है ना वो विनर्स मेंटेलिटी लाएं, अपनी आपकी बात में पावर है, आपकी बात को बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि उन्हीं क्या कहते हैं कि 20 बंदों की कहानी में लगे रहें। कोई अलग तरीके से काम कर करने दें। आप सच्चाई का इन्हिसार मार्क्स ने बताया कि अमल पर है, अमल में प्रूव करें। आप कर लें अमल में। वो जना उसके उनका ग्रुप जो है वो 50 बंदे जमा करता है, आप 500 बंदे जमा कर लें। लेकिन सवाल ये कि 50 से 500 पे जाए, ना कि उन्हीं 50 में फंसे रहें। मैं तो ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो यूनाइटेड फ्रंट और नेप और हेजेमनी की बात है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि मेरे ख्याल में लेनिन, यानी कि एक तो 1917 में हमने बात की, आई थिंक लेनिन इज एट हिज मोस्ट ब्रिलियंट 1917 के जो वाकयात हैं उस वक्त। लेकिन उसके बाद लेनिन अपनी जो एक नया रुख दिखाता है, स्ट्रेटेजी, नए समाज की तश्कील देने के लिए एक इनकलाब करना कहीं ज्यादा मुश्किल बात है, जो कि आसिम ने पिछली दफा कही थी, इनकलाब के बाद इनकलाब को बरकरार रखना और नए समाज की तश्कील देना। उसमें जो ये यूनाइटेड फ्रंट की बात है, नेप की बात है, हेजेमनी की बात है, यूनाइटेड फ्रंट फ्रॉम बिलो की बात है, अपने काम को तकवीयत देने की बात है, ना कि एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो तोपे लेके खड़े रहे। ये जो है ना, ये मुझे बहुत क्लोज, मेरे दिल को बहुत ये बात भाती है, क्योंकि हमारे तजुर्बे से भी इसकी एक मफाहमत बनती है, जो हमारा लेफ्ट और भाई मजहब तजुर्बा रहा है। तो मेरे ख्याल में मैं बात इसी पर ख़त्म करूँगा। और अगर शाहराम या शहाब कुछ कहना चाहें, वरना फिर शहाब अब अगले प्रोग्राम का आप बता दें लोगों को लूकाश के हवाले से, लेकिन अगर कुछ और ऐड करना चाहें। शाम की तरफ जाते हैं, और जहाँ से बात का आगाज हुआ था पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि लेनिन की फिक्र में जो एक मरकजी धार नजर आएगा वो उसकी लचक का नजर आएगा। और फिर खासकर और थ्योरी और प्रैक्टिस का जो ताल्लुक है कि लेनिन जो है वो पलटते हैं, थ्योरी की तरफ आते हैं जब कभी किसी मसले से जो है उनका सामना दरपेश होता है, और फिर दोबारा प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो जदलियात है उसकी थ्योरी और प्रैक्टिस की, के चीज़ों को समझना, उनको तज्जिया करना, और फिर उसके रोशनी में जो है अमल की तरफ जाना, ये बहुत ज़रूरी बात है। और जैसे पिछले प्रोग्राम में बात हुई कि सियासत जो है वो साइंस भी है, लेकिन साइंस से आगे जो है वो आर्ट का जो है वो भी है। दोनों चीज़ें जो है, साइंस जो है थ्योरी, और आर्ट जो है वो फिर वो अमल करना और उसके जरिए जो है चीज़ों को जो है तब्दील करना। और जैसे कि बात हुई लचक के बारे में और रिट्रीट के बारे में बात हुई, अयाज ने की कि लेनिन जब भी रिट्रीट करते हैं तो इतने से नहीं करते कि वो रिट्रीट ही कर रहे होते हैं, शिकस्त से जो है विचार कर रहे होते हैं लोगों को, बल्कि वो लिखते हैं कि जो है वो लीप फॉरवर्ड करने के लिए जो है रिट्रीट करना जरूरी है। और एक बड़ा दिलचस्प उनका वो है 1923 में, मेरे ख्याल में मैंने भी खोला हुआ है, अक्सर जो है मैं सुनता भी हूँ, शिशेक जो है कोट करते हैं, ऑन असेंडिंग द हाई माउंटेन्स नोट्स ऑफ पब्लिसिस्ट, शायद पढ़ा हुआ आपने याद। तो उसमें वो लिखते हैं कि वो मिसाल लेते हैं कि खासकर 21वीं सदी के जो हमारी तारीख है उसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि लेनिन जो है वो नेप के खास कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कि वो मिसाल दे रहे होते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो एक ऐसे पहाड़ पर जो है वो चढ़ना चाहता है, एक उसकी सिरे पे जो कि कोई आज तक नहीं पहुंचा उस पर, और लोग जो है उसको कहते हैं कि आप पागल हैं और ये वो ना जाएं, खतरा है आपको काफ़ी, जो है ये नहीं सर कर सकते। तो वो जाता है, वो चढ़ता है, सर तक जाता है, लेकिन उसको लगता है कि सीधा रास्ता जो है बहुत स्टीप है और मुश्किल है मेरे लिए। तो वो तो 12 इंच से उतरता है और जिगजैग तरीके से जो है चढ़ने की कोशिश करता है। तो लोग उसका फिर से मजाक उड़ाते हैं कि यार हमने तो तुझे कहा था यार कि इस तरह ना कर यार, ये चीज़ें जो है तुझे ख़राब कर लेंगी यार। तो लेनिन कहता है कि हमने जब इनकलाब किया तो लोग जो है हमें जो है इस तरह के जो ताने देते हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा जो है अचीव कर लिया। और अगर हम अब रिट्रीट भी कर रहे हैं, जैसे आपने बात की नेप की एक कंसेशन, लेकिन वो इस नीयत से कर रहे हैं कि हम आगे जाने के लिए, एक और रास्ता तलाश करने के लिए, जो भी रास्ते मिलने हैं हमें हदफ तक पहुंचना है, वो हमारा जो है असल वो है मकसद है। तो उसमें एक जगह बात करते हैं कि those communists are doomed who imagine that it is possible to finish such an epoch-making undertaking as completing the foundations of socialist economy without making mistakes, without retreats, without numerous alterations to what is unfinished or wrongly done. Communists have no illusions, who do not give to despondency, and who preserve their strength and flexibility to begin from the beginning over and over again in approaching an extremely difficult task, are not doomed. मेरे ख्याल में यही जो है हमें सबक सीखना चाहिए सारी गुफ्तगू में कि 1917 के इनकलाब के बाद जो है हालात बड़े पेचीदा हो जाते हैं, कई मुश्किलात भी सामने आती हैं, और लेनिन खुद भी इकरार करते हैं कि जिस तरह से हमने 17 से पहले सोचा हुआ था, तदबीर की हुई थी, उससे के मुताबिक इनकलाब जो है हमने हासिल कर लिया और चीज़ें जो है तामीर कर ली, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि जो हमने तदबीर की हुई थी उसके चीज़ें जो है वो बरक्स जा रही हैं यहाँ पे। और शहाब तुम सॉरी मैं तुम्हारी बात रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये जो तुमने कोट किया, ये तुम कनेक्ट किया तुमने, ये कहाँ से कनेक्ट कर रहा है लेनिन? ये 18 ब्रूमेर से कनेक्ट कर रहा है।
वो पैसेज याद है कि द प्रोलेटारियन रेवोल्यूशन कॉन्स्टेंटली डबल्स बैक ऑन इटसेल्फ, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज इटसेल्फ बिल्कुल टू बिगिन अ न्यू। हाँ एग्जैक्टली वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, वो कि हर आने वाला इनकलाब जो है वो फिर उससे ज्यादा तो ये मेरे ख्याल में एक सेंट्रल थ्रेड है एडलन के थॉट में कि खासकर इस दौर में जरूरी है। और 17 के बाद की तारीख अगर हम पढ़ें तो उससे भी इस सबक सीखने की जरूरत है कि लेनिन भी जो है वो हार नहीं मान रहे, मायूसी का शिकार नहीं होना है। और इस दौर में जो है हमने वही जो है प्रैक्टिस थ्योरी और खासकर डायलेक्टिकल थिंकिंग की तरफ जाना, जिसकी शराम ने बात की। और उससे हमने सीखना है कि हमने इस दौर में जो है पीछे तारीख से 20 सदी की जो तारीख है और जो तजुर्बात इससे कैसे सीखना है और उसके रोशनी में क्या तामीर करनी है, सियासत किस तरह से फैसला करना है। तो इसी पर हमें खत्म करते हैं। अगले प्रोग्राम इंशाल्लाह हम लुकाश पर जो है प्रोग्राम करेंगे और वो भी एक बड़े अहम फलसफे हमारी रिवायत में। हमारे साथ जो है हमार अली जान और सार हुमायूं जो है उनको दावत देंगे, हमारे साथ बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। उम्मीद है ये प्रोग्राम का पसंद आया होगा और इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आपसे मुलाकात होती है। शराम आपका जो है शुक्रिया और अयाज आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज।